Should we start, Manish? कर सकते हैं, करें। Let me introduce. यस यस। Hello, and a very warm welcome to everyone here. I'm delighted to have you all join us for today's webinar on banning of unregulated lending. This session is brought to you by 1000x, where we regularly host free webinars on the latest topics of professional interest. Make sure to follow our LinkedIn page to stay updated on all upcoming events and valuable insights. Now it's my pleasure to introduce our esteemed speaker for the day, CA Manish Mishra ji from Noida. CA Manish Mishra ji is founder of Jainji CFO, is a seasoned expert in regulatory registrations, compliance, and business licensing in India. His core area of expertise include NBFC registrations and compliance, buying and selling of NBFCs, fintech, insurtech, wealthtech advisory, licensing for investment advisors and insurance brokers, AIF and gift city registrations, and big ticket fundraising for startups, MSMEs, and IPO advisory. We are truly honored, sir, to have you with us today to share your insights on this very relevant and important topic. So, friends, let's get started. Over to you, Manish, sir. थैंक यू अग्रवाल जी, पवन जी। तो लेट्स स्टार्ट दिस मतलब हॉट टॉपिक यू कैन से दीज डेज। तो फर्स्ट टू स्टार्ट, मतलब बिफोर स्टार्ट आई वांट टू गिव सम ब्रीफ ऑन दिस, की एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, और ये क्यों जो बुला बैनिंग अनऑथराइज्ड लेंडिंग एक्ट का ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ा। तो अगर आपको याद होगा कि ड्यूरिंग द यू कैन से कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब डिमोनेटाइजेशन किया गया तो डिजिटल इंडिया, यानी कि जो ऑनलाइन पेटीएम, यू कैन से कि जो ऑनलाइन पेमेंट होती है और डिजिटल पेमेंट होती है, उनका क्रेज या उनका जो अडॉप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ा। और उसके बाद जब ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगी, तब जो डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकिंग में लिक्विडिटी कम हुई, यानी कि हिंदुस्तान में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हुई। बैंकें जो थी वो जो क्रेडिट गैप है उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, अगर देखा जाए तो उस दौरान जो एनबीएफसीज हैं, उसके पहले एनबीएफसीज का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं होता था। कुछ बड़ी एनबीएफसीज काम करती थी, छोटी एनबीएफसी उतना अच्छा या उतना बिजनेस उनके पास नहीं होता था, और रीजनल लेवल पे छोटा छोटा अपने उस पर काम करती थी। या जो अनऑथराइज बाकी जो इनफॉर्मल क्रेडिट है वो इंडिया में प्रेवलेंट था या चल रहा था। तो उसी दौरान जो एनबीएफसी वाले जो प्लेयर हैं वो बेसिकली, स्पेशली अगर देखा जाए तो चाइनीज प्लेयर की इंडिया में एंट्री होती है। तो वो भी इसलिए होती है क्योंकि चाइना में जो स्मॉल टिकट साइज लोन है या जो छोटे लोन थे या डिजिटल लोन थे, उन पे चाइना ने बैन लगा दिया था उसी दौरान कोरोना के आसपास, कि जो वहाँ की जो सरकार है उसने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। तो उस सारे जो है चाइनीज वो इंडिया में उन्होंने एंट्री करना शुरू किया। जब इंडिया में एंट्री किया तो इंडिया में उन्होंने, आप लोगों ने उस समय न्यूज़ में देखते रहे होंगे कि बहुत सारी एनबीएफसीज को कंप्लेन्स हुई, जिसमें जो है बहुत सारे 12 वर्ष ने कुछ लोगों ने सुसाइड किया था। तो बहुत सारा ऐसा क्योस क्रिएट हुआ था। तो उसी दौरान गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी लगभग 2021 में। तो उसने ही बुला के एक तरह से रिकमेंडेशन इस पे दिया था। तो और उसके बाद ही देखोगे आप तो इंडिया में एनबीएफसीज और ये जो लोन बांटने का बिजनेस है उस पे बहुत ज़्यादा क्रेज या एडॉप्शन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा था। तो उसी जो 2021 में जब वर्किंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया बुला एक्ट के लिए, तो बट ये करते करते आज देखा जाए तो ये 2024 में, नवंबर 2024 में ये पब्लिक के लिए या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो स्टेक होल्डर है उनके लिए ये लाया गया कि फीडबैक के लिए या जो इनपुट देना है उसके लिए लाया गया। और 13 फरवरी तक का इसका डेडलाइन था जहाँ पे लोगों को कमेंट देना था। तो अभी ये बिल जो ड्राफ्ट है, अभी इसको आना है।
और जो पास होगा तो डेफिनेटली जो इनफॉर्मल, अभी भी इनफॉर्मल है कायदे से, बस लेकिन इनको जब पास हो जाएगा तो एक एक्ट के रूप में आ जाएगा। तो अगर आप इसको बात करें बैनिंग ऑफ अनथराइज्ड लेंडिंग एक्ट, तो इसमें हम बात करेंगे आज इसके बारे में कि ड्राफ्ट बुला एक्ट में क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, की प्रोविजंस क्या है, पेनल्टीज क्या है। इसमें एक प्रोविजन और दिया गया है जिसमें सेंट्रल डाटाबेस बनाया जाएगा लेंडर्स के लिए। और इसमें आज के डेट में एग्जिस्टिंग लॉ क्या है, किस किस कानून के अंतर्गत हम लोन बांट सकते हैं, और कंपेरिजन कर लेंगे थोड़ा सा। और डिजिटल लेंडिंग में क्या इम्पेक्ट आने वाला है, स्टेक होल्डर का चलो फीडबैक तो, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फ्यूचर ऑफ कैसे इसको बे आउट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बुला का। जो बुला का जो पूरा नाम है, उसका नाम है बैनिंग ऑफ अनऑथराइज लेंडिंग एक्टिविटी बिल। और इसको जैसे मैंने बताया कि दिसंबर 2013 में इसको पब्लिक के फीडबैक के लिए डाला गया था। 13 फरवरी 2025 तक इसका डेडलाइन था, जो लोगों को अपना फीडबैक देना है, और उसके बेस पे ये एक्ट को पास किया जाएगा। और ये अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटी जो है उनको मतलब उसको बैन करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए लाया गया है, और बोरोवर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। वर्किंग जो ग्रुप बनाया गया था डिजिटल लेंडिंग का, वो इसीलिए जब 2021 में, यानी कि कोरोना के आसपास ही, जब ये डिजिटल लेंडिंग वालों ने या चाइनीज ऐप ने बहुत ज़्यादा इंडिया में एक तरह से बहुत क्योस क्रिएट कर दिया था, तो उसी दौरान ये कमेटी बनाई गई थी। उसी दौरान अगर आप देखेंगे तो न्यूज में भी उसमें आ रहा था कि गूगल ने और सरकार ने 2022-23 में लगभग 2200 जो है ऐप जो ऑनलाइन चल रही थी, उनको सबको बैन किया था, जो गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाया था, और बाकी चीज जो एक्शंस लाए गए थे। अब जो बुला का जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेमवर्क का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अनरेगुलेटेड लेंडिंग प्रैक्टिस इंडिया में है, अनएथराइज्ड लेंडिंग प्रैक्टिस, अब इसका जो फर्क आने वाला है, केवल ये नहीं कह सकते आप कि ये डिजिटल लेंडिंग, केवल डिजिटल लेंडिंग या ऑनलाइन लेंडिंग जो बांटते हैं उनके लिए ही फर्क आने वाला है। ये बातें तो बहुत दिन से चल रही थी, बट ये जब एक्ट आने के बाद ये सारा फॉर्मल हो जाएगा, यानी कि अगर आपका लोन का बिजनेस किसी को करना है तो वो रेगुलेटेड तरीके से ही कर सकता है। अनरेगुलेटेड लेंडिंग पे ओवरऑल बैन लगने के लिए ही ये एक्ट लाया गया। तो वो ये एक्ट वही अनरेगुलेटेड लेंडिंग प्रैक्टिस को बंद करने के लिए लाया गया है। और अब जो अनरेगुलेटेड यानी कि जो अनऑथराइज लेंडिंग जो करते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा, चाहे वो लोकल जो साहूकार होता है, या लोकल लोग आपस में पैसा दे के उस पे लोन देते हैं, उस पे 5% का, 2% का, बहुत सारे जगहों पे देखेंगे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उसको भी रोकने के लिए कि जो हायर इंटरेस्ट रेट और एक जो ऐसी प्रैक्टिस है, उसको बैन करने के लिए। तीसरा जो है कि जो बारोवर का एक तरह से शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी उसको उसको बैन करने के लिए, इन द सेंस कि अगर आपने अपने आसपास हम लोग देखते ही हैं कि जो लोकल लेंडर है वो पैसे देता है पहली बात हायर रेट पे, उसका ब्याज खत्म होता नहीं है, और वो उसका प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए या मारपीट करिए, या मतलब अनइथिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके वो बिजनेस करते हैं, और एक तरह से शोषण करते हैं। तो उसको बैन करने के लिए, और ये जो लेंडिंग एक्टिविटी है उसको, ओवरऑल लेंडिंग एक्टिविटी, मतलब सरकार चाहती है कि जो लेंडिंग एक्टिविटी हो वो एक बड़े, मतलब एक ठीक ठाक जो रेगुलेटेड लोग हैं, जो फाइनेंस की भाषा या बैंकिंग की भाषा समझते हैं, और जो इस बैंकिंग बिजनेस को समझते हैं, फाइनेंस बिजनेस को समझते हैं, और इथिकल तरीके से, जो पब्लिक भी परेशान ना हो, उस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे, और जो भी कोई काम करे उसकी अकाउंटेबिलिटी रहे, और जो कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है बैंकों के प्रति या फाइनेंस के बिजनेस में, वो थोड़ा सा रिस्टोर किया जा सके। तो इसमें जो की प्रोविजन है, जैसा कि हमने बताया कि अनऑथराइज लेंडिंग है, जो अनरेगुलेटेड लेंडिंग है, उसको इंक्लूडिंग डिजिटल लेंडिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेंडिंग के लिए है। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि लाया, तो अलग बात है कि लाया गया था ये केवल डिजिटल लेंडिंग का जब प्रॉब्लम हुई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, बट
आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो ये जो एक्ट ये कवर करेगा तो वो डिजिटल और जो नॉर्मल लेंडिंग है, जो विदाउट डिजिटल भी हो रही है, ऑनलाइन नहीं हो रही है, फिजिकल लेंडिंग भी हो रही है, या ब्रांच के थ्रू करो, आप कैसे भी करो, तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। उसको सबको रेगुलेटेड करना है, सारी अनरेगुलेटेड को बैन करना है। तीसरा, इसमें पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन जो दी गई है, तो पब्लिक लेंडिंग डेफिनेशन की जो पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि एनी बिजनेस ऑफ फाइनेंस वेदर बाय मेकिंग लोन और एडवांस, यानी कि अगर आप कोई भी फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप लोन दे रहे हो या एडवांस के फॉर्म में अपने आप दिखा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग अपने बुक्स में एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने एडवांस दिखा दिया और उसका और उसको जो है सोचते हैं कि वो एक तरह से वो लोन नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो एनी उधर एनी मेकिंग एनी लोन और एडवांस और अदरवाइज के किसी भी तरीके से अगर उसको आप फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो और उस पर ब्याज ब्याज ले रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप ब्याज ले रहे हो, वो चाहे कैश में ले रहे हो चाहे काइंड में ले रहे हो, तो दोनों ये सारी एक्टिविटी जो है ये सारा जो फाइनेंस की एक्टिविटी यानी कि लेंडिंग की भी एक्टिविटी मानी जाएगी। मतलब आप फाइनेंस किसी भी आदमी को पैसा आप दे रहे हैं, चाहे लोन के रूप में चाहे एडवांस के रूप में, और उस पर ब्याज वसूल कर रहे हैं, और किसी भी ऐसे तो चाहे कैश में दे रहे हैं काइंड दे रहे हैं कुछ भी करें, तो आप उसको ये बिजनेस पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी माना जाएगा। तो उस पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए ये बुला एक्ट जो है लाया गया। अब इसमें क्या है, हाँ इसमें बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि वो कि आपस में जो लेन देन करते हैं तो छोटे लेवल पे या आपस में जो लेन देन करते हैं, तो अगर आपस में भी आप लेन देन करते हैं तब भी वो लेंडिंग एक्टिव पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, एक्सेप्ट कि रिलेटिव, जो कंपनी एक्ट में जो रिलेटिव के डेफिनेशन है। तो जो कंपनी एक्ट में रिलेटिव का मतलब असेंडेंट और डिसेंडेंट, यानी कि अपने घर वाले साइड में और इन लॉज वाली साइड को छोड़ के, या रिलेटिव जो डेंसिन कंपनी एक्ट में है उसको छोड़ के अगर आप किसी को भी अगर आप पैसे देते हैं और ब्याज लेते हैं और फाइनेंस का काम करते हैं, तो वो पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी माना जाएगा। केवल रिलेटिव के लिए एक्सेप्शन दिया गया है, उसके अलावा किसी भी चीज को इन्होंने छोड़ा नहीं है, वो सारा एक्टिविटी इसमें माना जाएगा। अब इसमें तीसरा जो अब है कि प्रोविजन इसमें मेन है कि ये मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट है, यानी कि जो अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो वेबसाइट बना के या बहुत सारे लोग पंपलेट छाप के कि आप आइए हमारे यहाँ लोन लीजिए हम लोन दिलाते हैं, या ये सब चीजें जो एडवर्टीजमेंट ऑफलाइन, तो कोई ऑफलाइन तो चलो पुलिस का काम है या एडमिनिस्ट्रेशन में काम है, बट ऑनलाइन आप एडवर्टीजमेंट भी नहीं चला पाएंगे। आप जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे या गूगल पे या कहीं पे भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं चला पाएंगे कि हम ये लोन देने का काम कर रहे हैं, हमसे लोन ले लीजिए, अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है, आप अगर रेगुलेशंस पे कवर नहीं है, तो यू कांट रन द एडवर्टीजमेंट टू सीक एनी बिजनेस for the loan, or you can't do any public lending activity as defined in the act। अब इसमें क्या है, इसमें 20 लगभग लिस्ट दिया गया है शेड्यूल फर्स्ट में, जो उनको एग्जाम्पशन दी गई है, उनको रेगुलेटेड माना गया है। ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी के लिए 20 जो स्ट्रक्चर्स हैं, अभी 20 एक्ट हैं जो आज की डेट में डिफाइन किए गए हैं, उनको माना गया है ये रेगुलेटेड हैं। और इसके अलावा सरकार जिसको चाहे वो टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट कर सकती है। अब बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन भी जो कंपनी एक्ट में पर्सन की, सॉरी इनकम टैक्स में एक्ट में जो पर्सन की डेफिनेशन है, दैट इज डिफाइंड इन द दिस एक्ट आल्सो, कि मतलब मींस कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, मतलब जो इनकम टैक्स में जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एचयूएफ जो भी है, ये सारा पर्सन कवर है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के या कोई एनजीओ बना के या कुछ भी करके आप अगर एक्टिविटी ऐसी करते हैं पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी, देन इट्स ऑल कवर अंडर द दिस बुला एक्ट। तो अब इसकी जो पेनल्टीज हैं, पेनल्टीज क्या है, 2 साल से लेके 7 साल तक का इसमें सजा है लगभग, और 1 करोड़ तक का फाइन भी है। और अगर आप रिपीटेड करते हैं, मतलब अगर आप रिपीटेड करते रहते हैं, तो वो 1 करोड़ तक जा सकता है। इधर 50 करोड़ तक का भी अगर आप 2 बार पकड़े गए, 3 बार पकड़े गए, रिपीटेड ऑफेंडर हो गए, तो 50 करोड़ तक की पेनल्टी है, और 5 से 10 साल तक का जेल भी हो सकता है जो भी पब्लिक लर्निंग एक्टिविटी करेगा। और
बिना किसी भी रेगुलेटेड एक्टिविटी यानी रेगुलेटेड बिना रेगुलेशन के वो करता है, तो दे 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 आर लाइबल टू 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 पेनलाइज और इम्पेरिजमेंट आल्सो, वो जेल का भी प्रोविजन है। और इसमें ये मैटर सीबीआई को भी रिफर करा जा सकता है, वो एक्ट में प्रोविजन दिया गया है, सीबीआई भी उसकी जांच के लिए जा सकती है। अब इसके बाद जो पेनल्टीज का जो पेनल्टीज, दो तरह की पेनल्टीज और प्रोविजंस, ये जो एक मॉनेटरी पेनल्टी तो अलग है और जेल का प्रोविजन अलग है, या दोनों हो सकता है, 2 साल से लेके 7 साल तक का, या 2 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का, और अगर रिपीटेड ऑफेंडर हैं तो 50 करोड़ तक का जो है पेनल्टी गवर्नमेंट लगाएगी। मतलब कुल मिला के ये बड़ा सीरियस मैटर होने जा रहा है आगे चल के, क्योंकि आप कोई भी, अभी जैसे आपने 2-3 दिन पहले या एक, मुझे लगता है इसी हफ्ते में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो, किसी ने कैश में पैसे दिए थे और उसको जो है वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो उसने कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 2 लाख से ऊपर अगर आप किसी को कैश देते हैं और वो कैश नहीं दे रहा है, तो वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम में कवर किया जा सकता है। और उसके बाद वो मैटर सीधा ये बुला के अंदर भी आ सकता है। तो ये अ, अब इसको अगर आप इसमें बात करेंगे, और तो उनके पास जो गवर्नमेंट जो एक अथॉरिटी बनाएगी इसके लिए, सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी, अथराइज करेगी जो इस पे, इसमें वो प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप, जैसे कि फिलहाल आज की डेट में भी ऐसा था ही, अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है अपना, पीएमएलए जो है, पीएमएलए में अगर कोई भी अनअथराइज एक्टिविटी कोई कर रहा होता है, अगर सेल्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर जस्टिफाई होती है, देन आज की डेट में भी प्रॉपर्टी फ्रीज करने का, या जो है अकाउंट फ्रीज करने का, या अगर आप देखेंगे डिजिटल लेंडिंग वाले, जब कोरोना के दौरान जब सारा हुआ था, या बहुत सारे जो अनऑथराइज करते, तो किसी पुलिस कंप्लेन पे अकाउंट फ्रीज हो जाता है। बट वो एक तरह से वो पीएमएलए का यूज करके कर रहे थे आज की डेट में, प्रोविजन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। अब बुला के आने के बाद उनके पास फुल अथॉरिटी हो जाएगी। अब उसको पूरा वो प्रॉपर्टी फ्रीज कर सकते हैं, अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, और जो है उसको पूरी पावर इनके पास आ जाएगी। उनको फिर वो पीएमएलए के थ्रू या उसके ईडी के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। जुडिशियल पावर जो बुला में जो दी जाएगी, वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसको पूरा जो सिविल कोर्ट है, जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट का पूरा पावर होगा, तो दे कैन, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन कंडक्ट और इंस्पेक्ट, मतलब वो सर्च कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, और इन्फोर्स, मतलब अपने इन्फोर्स कर सकती है लोकल पुलिस के साथ, और अपना एफिडेविट ले सकती है। मतलब जो भी सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल में जो भारतीय न्याय संहिता में जो भी प्रोविजन है सिविल कोड को, वो सारा जुडिशरी पावर के साथ दे कैन इन्फोर्स टू इन्वेस्टिगेट, टू मतलब टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है इसमें, कि उसमें वो अपने लेवल पे इसको, लॉ को या एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से रूल, या जो भी प्रोसीजर बनाना है वो बना सकते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टेक्निकल चीज है, कि वैसे तो आरबीआई अगर देखा जाए तो आरबीआई इस पे काम कर ही रहा है। उसने फिनटेक रिपोजिटरी बनाया है, जिसमें कि जो ऑनलाइन लोन बांटते हैं, या जो फिनटेक लेंडिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की तरह से जो लोन बांटते हैं, उनको सबको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। या जो एलएसपी जो होती है, लोन सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, उनको भी आरबीआई में जो है अपना एक तरह से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। एसआरओ बनाया है, फेस बनाया है, या डीएल डिजिटल लेंडिंग एसोसिएशन बनाई है, उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। पर उसके साथ साथ उन लोगों को तो वो लोग अपना काम करेंगे, बट उसके साथ एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें सारे जो रेगुलेटेड लेंडर हैं वो सबको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सब सब वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे उनको सबको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी कभी भी पब्लिक किसके लोन लेने से पहले वहाँ पे चेक कर सकती है कि दे आर द अथराइज्ड लेंडर और नॉट, दे आर रेगुलेटेड और नॉट।
तो उसको वहाँ वेरीफाई कर सकती है। अगर कोई भी आदमी मिलता है जो इलीगल तरीके से लोन बांट रहा है, तो वो पब्लिक अवेयरनेस फैलाएगा, आरबीआई फैलाएगा या गवर्नमेंट फैलाएगी, तो उसके हिसाब से कोई भी उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। वो मैटर सीबीआई या पुलिस को रिफर किया जा सकता है। और तीसरा, ये जो मीडिया वाला जो कंट्रोल जो लगाया है, ये कि कोई भी मीडिया एडवर्टीज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो या डिजिटल मीडिया, कोई भी फेसबुक, ये जितना गूगल, वटेवर, तो कोई भी अनऑथराइज लेंडर्स के लिए ऐड नहीं चला सकता। अगर कोई ऐड चलाता है तो उसके खिलाफ भी जो है बुला के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो लगभग 20 जो एक्ट कवर किए गए हैं, तो वो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्टेट मनी लैंडिंग एक्ट। अब स्टेट मनी लैंडिंग की बात करेंगे तो स्टेट मनी लैंडिंग लिखा जरूर है यहाँ पे, बट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर स्टेट्स में जो लोकल मनी लैंडिंग लाइसेंस है वो गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, वो दे नहीं रही है। जैसे यूपी में बैन है, या इधर दिल्ली में भी नहीं मिलता है, और पंजाब में भी नहीं है। केवल तमिलनाडु में आजकल थोड़ा बहुत मिलता है। और बाकी जो स्टेट मनी लेंडिंग है ये ऑलमोस्ट बंद है। बट ये कि हाँ ठीक है, स्टेट मनी लेंडिंग के जिसके पास लाइसेंस है उसको ये पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी का रेगुलेटेड एक्टिविटी, रेगुलेटेड स्ट्रक्चर के रूप में माना जाएगा। एलएलपी लिखा जरूर है, बट प्रैक्टिकली जो है, अगर आप देखते होंगे एलएलपी में फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव की एलएलपी बनती नहीं है, वो एमसीए बनाता नहीं है। और चिट फंड की बात करेंगे तो चिट फंड भी आज की डेट में अब एक तरह से बनना बंद ही हो गया है। कंपनी एक्ट की बात करेंगे तो कंपनी एक्ट में ये लिखा गया है, जो निधि कंपनी के लिए स्पेशली निधि, और सेक्शन 8 जो लोग सेक्शन 8 बना के माइक्रो फाइनेंस का काम करते थे, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2018 के बाद से जो, अगर आप एमसीए में कंपनी बनाने जाते हैं तो वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस वर्ड नहीं देता है। वो क्या करते हैं आजकल लोग, जो कंपनी सेक्रेटरी या बाकी लोग जो अंदर से सेटिंग बना के कह सकते हो, जो भी है, वो माइक्रो सर्विस या ऑब्जेक्ट में माइक्रो फाइनेंस लिख देते हैं, बट नाम में माइक्रो फाइनेंस नहीं होता है। तो वो टेक्निकली इलीगल है, वो एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी है। वो 2018 तक वैलिड थी। तो 2018 से पहले जो भी सेक्शन 8 की माइक्रो फाइनेंस है जिनके पास वो सर्टिफिकेट है, जो आरओसी से मिलता था, तो अदरवाइज ऑल आर इलीगल, दैट इज नॉट मतलब लीगल एक्टिविटी एज ऑफ नाउ। तो अब चौथा, ये जो आरबीआई का जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन 2022 में जो आया था, तो उसमें उसमें अलाउ किया गया है कि जो एफएलडीजी मॉडल, यानी कि फर्स्ट लॉ डिफॉल्ट गारंटी, जस्ट लाइक इफ यू कैन से कि जैसे जैसे पेटीएम काम करता है, ओला काम करता है, या जो मोबीक्विक देख लीजिए आप, मतलब जितनी भी ये आप देखते होंगे जो फिनटेक लेंडर्स हैं, ये लोग जो काम करते हैं, तो इन लोगों का जो काम करने का जो गाइडलाइन है, वो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन 2022 में जो आई थी, उसमें इसका रूल डिफाइन किया गया है कि कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक होता है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर मीन्स कि आरबीआई की एक आउटसोर्सिंग गाइडलाइन है, जिसके तहत आरबीआई ने बोला है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ सॉरी एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, या जो भी रेगुलेटेड एंटिटी हैं, वो चाहें तो कुछ एक्टिविटी आउटसोर्स कर सकती हैं। यानी कि जो कस्टमर लाने का जो काम है, या कस्टमर का जो एक तरह से कह सकते हो कि पेनिट्रेट करने का, मार्केट को पेनिट्रेट करने का, कस्टमर को लाने का, अवेयरनेस करने का, तो उसके लिए लोन सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो कुछ एक्टिविटी आउटसोर्स होती हैं। वो जो आरबीआई की जो आउटसोर्सिंग गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही आउटसोर्स होगी। और जहाँ तक ये डिजिटल लेंडिंग की बात है, तो इसमें जो एफएलडीजी वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको एनबीएफसी को एक गारंटी देनी पड़ती है, जो 5% तक का जो आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है। तो ये जो चाय स्पेशली, ये इसीलिए ये चाइनीज़ों के लिए ही स्पेशली ये लाया गया था। ये भी चाइनीजों ने ये इस रूल का जो आउटसोर्सिंग गाइडलाइन है उसको हम मिसयूज किया था उन लोगों ने, कि सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के वो आउटसोर्सिंग का एग्रीमेंट बना के सारा वो अपना ऐप चला रहे थे। तो आरबीआई ने बोला कि वो लोग 100% गारंटी देते थे कि भाई कि जो प्रॉफिट लॉस होगा सारा हमारा, और केवल आप जो है आपका लाइसेंस यूज होगा, और हम आपको एक सर्टेन किराया दे देंगे। बट उसके लिए फिर आरबीआई ने कहा कि आपको मैक्सिमम आप जो गारंटी दे सकते हो 5% की गारंटी दे सकते हो एफएलडीजी गाइडलाइन में। तो जो ये आजकल फिनटेक लेंडिंग या डिजिटल लेंडिंग जो करते हैं, तो उसमें
जो लीगल रूल है वो एफएलडीजी गाइडलाइन के अंतर्गत आप 5% तक की गारंटी जो ये एलएसपी होता है वो दे सकता है कि भाई 5% तक का एनपीए होगा वो हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सब एनपीए का है, सॉरी एनबीएफसी का है। तो वो मतलब बहुत ब्रॉडर गाइडलाइन है इसकी डिजिटल लर्निंग की, तो इसको हम एक बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट एक रूल, एक तरीका ये भी है जो अगर कोई एनबीएफसी नहीं बना सकता है, एनबीएफसी नहीं खरीद सकता है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बना सकता है, ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता, तो अब बाकी तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग बाकी जो एक्ट्स हैं, बैंकिंग रूरल बैंक हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक हो गया, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, मल्टी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की भी बात करें तो आजकल क्रेडिट सोसाइटी भी बनना बंद हो गई है लगभग। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंस बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एलआईसी हो गया, ये तो चलो बड़े स्ट्रक्चर हैं। तो अगर ओवरऑल बात करेंगे तो जो लैंडिंग एक्टिविटी के लिए जो रेगुलेटेड, जो आम आदमी या आम बिजनेसमैनों के लिए, आम फाइनेंस वालों के लिए जो अवेलेबल एक्टिविटी होगी वो या तो एनबीएफसी है, बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, या तो एनबीएफसी है, या तो फिनटेक लैंडिंग है, डिजिटल लैंडिंग है। ये दो चीजें ही आज की डेट में एक तरह से एडॉप्टेबल है, या यू कैन से पॉपुलर है, और ये एग्जीक्यूटेबल है, यानी कि ये करी जा सकती है। उसके अलावा निधि, चिट फंड और एनी कोई भी और तरीका आज की डेट में मेरे हिसाब से तो ना फिजिबल नहीं है और ना कि वाइबल है, और बाकी तो सारी एक्टिविटी बैन ही हो जाएगी। तो अब अगर कंपेयर करेंगे कि आज बुला के अंतर्गत तो आज के उसमें तो बुला का तो सिंपल टारगेट है कि उसको जो अनऑथराइज्ड लेंडर को जो है बैन करना है, और इसका स्कोप नेशनल वाइड स्कोप है, और ज़्यादा फोकस जो है डिजिटल वालों पे है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, डिजिटल वालों ने ही सबसे ज़्यादा वो मोबाइल ऐप बना के, और बहुत मतलब आजकल जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें तो उनको गूगल पे या प्ले स्टोर पे तो गूगल ने मना कर दिया, अगर आपका एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं है, या आपका फॉर्मल डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन के अंतर्गत अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, एलएसपी का एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, देन यू कांट लाइव योर ऐप ऑन गूगल ऐप और एप्पल स्टोर। और दो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, या अपना एक एपीके फाइल बना लेते हैं ऐप की, और वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज के, मैसेज के थ्रू भेज के वो डाउनलोड करा के वहां से दे देते हैं। तो वो सारा ये सारा चीज जो काम करने के तरीके हैं सारे, ये बुला में सारा कवर हो जाएगा। हाँ, एग्जिस्टिंग लॉ की या आज के जो कानून है उसकी साथ बात करेंगे तो ज्यादातर कानून में तो वही स्टेट स्पेसिफिक, यानी कि जो लोकल मनी लेंडिंग लाइसेंस जो था वही ज्यादा पॉपुलर था। और एनबीएफसी तो ऑल इंडिया में टोटल 9,000 एनबीएफसी हैं, तो 9,000 एनबीएफसी मोटा मोटा थी, जिसमें से अगर 9,000 एनबीएफसी की बात करेंगे तो उसमें लगभग 2,000 2,500 एनबीएफसी जो एक्टिव होंगी, बाकी तो एक तरह से इनएक्टिव ही थी। तो इम्पैक्ट ऑन द डिजिटल लर्निंग में सबसे ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट इसका इस बुला एक्ट का आएगा। तो जो भी अनऑथराइज या तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ये डिजिटल लर्निंग का काम कर रहे थे उन सबको एक तरह से रुकावट होगी। तो जो कि वो अपने 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 एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे, नया कस्टमर नहीं ला पाएंगे। तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि पहले तो मतलब दिखाया गया, हमने 2,200 ऐपें लगभग बैन की गई थी, तो जिसमें से अगर आप बात करेंगे तो 15-20 प्लेयर तो ऐसे थे जो बड़े वाले, जिनके खिलाफ ईडी का और फॉरेंसिक सॉरी एसएफआईओ का सबका नोटिस था। बहुत सारे पेनल्टीज भी लगी थी, उनका पूरा धंधा बंद हो गया था, जैसे पीसी फाइनेंशियल था, और इवन अपोलो ग्रुप का एक था एनबीएफ थी। मतलब बहुत सारी एनबीएफसी पे बैन लगा था, बहुत सारी एनबीएफसी का लाइसेंस भी कैंसिल हुआ था। डिजिटल लेंडिंग में जो फिनटेक वाले थे, इवन पेटीएम जैसे बड़े प्लेयर्स भी जो है ईडी के दायरे में आए थे, उनका भी उसी अगर आप देखोगे तो उसी केवाईसी नॉर्म्स को ना फॉलो करने के लिए ये पेटीएम बैंक का जो लाइसेंस भी जो है, जो एक तरह से रद्द किया, वो पेटीएम बैंक का लाइसेंस भी केवाईसी ना फॉलो करना या गाइडलाइन ना फॉलो करने के लिए ही किया गया था।
तो स्टेक होल्डर उनको फीडबैक देने का, जैसे मैं बताया था कि 13 फरवरी तक का उसको समय था। और अभी एक्ट फॉर्मल नहीं है, बट ये है कि मोटा मोटा यही फाइनल होने वाला है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज तो डेफिनेटली जो है मतलब स्पेशली अगर आपने अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही जो है एक और गाइडलाइन, एक और जो है आरबीआई की तरफ से एक जो खबर आई थी कि अब क्या होगा, अब जो एलएसपीज हैं, जो लोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो फिनटेक कंपनियां हैं, जैसे आरबीआई एनबीएफसी का ऑडिट करता था, उसी तरीके से वो एलएसपी का भी ऑडिट कर सकता है। ये मतलब ये इन नियर फ्यूचर, हो सकता है कि 15 दिन महीने में या एक आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन ये भी आ जाए कि जो जितनी जो एनबीएफसीज पे जो एनबीएफसीज का जो ऑडिट हो सकता था, आरबीआई जो ऑडिट करता है नॉर्मली रेगुलर बेस पे करता है, वो ऑडिट एलएसपी तक एक्सटेंड हो सकता है। तो एलएसपी को भी अब आरबीआई के दायरे में किसी न किसी तरीके से ला ही दिया जाएगा। तो जब एलएसपी आरबीआई के दायरे में आ गया, और बुला आने से जो अनऑथराइज्ड लेंडिंग पे कर्व लग जाएगा, तो जो स्पेशली जो अब लोकल मार्केट में लोन बांटते थे, या ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स जो है एक तरह से इनडायरेक्ट लेंडिंग करते हैं, या अ, जो आपस में लोग लेन देन करके ब्याज का पैसा लेते हैं, तो वो डिजिटल के बजाय अब डिजिटल के साथ साथ जो ऑफलाइन लेंडिंग है वो भी बुला के अंतर्गत आएगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने में ठीक है, उसको डिजिटल को तो गवर्नमेंट तुरंत ट्रैक कर पाएगी, लेकिन ये जो फिजिकल वाले हैं इनको हो सकता है कि टाइम लगे। बट ये पुलिस के द्वारा, या इनकम टैक्स और जीएसटी के जो डाटा शेयरिंग होगा उसके द्वारा, या आपके जो इनकम जो खर्चे का पैटर्न है, या जो आपका टीडीएस कट रहा है उसके थ्रू, या कैश डिपॉजिट है, कैश की ट्रांजेक्शन तो अलाउड नहीं है, तो अगर होती है तो उसके थ्रू तो कहीं ना कहीं से ये इसको पकड़ में आएगा ही। अब जैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो डाटाबेस का मतलब जो डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें ये सारे लेंडर्स जो रेगुलेटेड लेंडर होंगे वो सब वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, उनको एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे कि कोई भी बारोवर कभी भी चाहे वो वेरीफाई कर सकता है कि ये अथराइज लेंडर है कि नहीं है, हमें लोन लेना है तो पहले हम इससे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो अगर अथराइज लेंडर से लोन लेंगे तो डेफिनेटली वो एक लिमिट से ज्यादा शोषण का स्कोप उसके पास तो नहीं रहेगा। या बट ये इसके लेकर अगर देखा जाए तो जो मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से तो इसमें दोनों को फायदा है, मतलब नॉट ओनली एनबी बारोवर, लेंडर आल्सो। अगर हम किसी को अनऑथराइज तरीके से कैश में पैसा या अकाउंट में पैसा देते हैं विदाउट एनबीएफसी लाइसेंस या विदाउट एनी सिस्टम, अगर हम पैसा देते हैं तो उसकी रिकवरी करने में भी हमें दिक्कत आती है। वो फिर लिटिगेशन में आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो कायदे से तो स्ट्रक्चर तरीके से अपने हमें अपने चाहे क्लाइंट्स है या जो या हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस बात के लिए कि आपको रेगुलेटेड तरीके से काम करें, अपने पैसे को सेफ रखें। अगर आप अभी बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम भी बड़ी है, मतलब कि जो अपने यहाँ पे एमएसएमई हैं उनको अगर देखा जाए तो अच्छे खासे फंड की जो शॉर्टफॉल है, पूरा बैंकें सारा शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर पाती, तो लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से अनरेगुलेटेड स्ट्रक्चर से भी जो है पैसा मार्केट से लेते ही थे, और अभी काम चल ही रहा है। बट ये है कि यहाँ अगर ये टाइट होने से एक थोड़ा सा दिक्कत आएगी जो एनबीएफसी को या छोटे व्यापारी को, उनको पैसा रेज करने में, क्योंकि बैंक उतना जल्दी पैसा देता नहीं है। बैंक में पैसा देने में लेने में बाकी सारे स्ट्रक्चर, बाकी सारे जो अपनी जो बुक्स है, बिजनेस है, सारे पैरामीटर्स जब फॉलो होगा तभी मिलेगा लोन। एनबीएफसी भी, जो बड़ी एनबीएफसी हैं वो भी इतना आसानी से लोन नहीं देती हैं। अब जो छोटे अगर जो ये अनऑथराइज लेंडर जो आसपास के जो आपस में व्यवहार करते थे लोग, अगर वो भी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका शॉर्टफॉल आएगा।
और अगर देखा जाए तो लेकिन अब ये भी सच्चाई है कि गवर्नमेंट मतलब इसकी आड़ में अनऑथराइज लेंडर या इस फ्लेक्सिबिलिटी की आड़ में सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। तो उस फायदे के चक्कर में जो ऐप्स हैं उन लोगों ने एक मतलब आजकल एक एक ऐप ऐसी चल रही हैं जो कि अगर आप उनका देखोगे, अगर आप देखोगे तो 1,000% का लोन, यानी कि वो महीने का 30-30% का ब्याज वसूल कर रही हैं। और वो अपना काम कर रही हैं। अब उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, बट वो अपना ऐप बना के केवल आगे चल रही हैं। तो उन्हीं सब एक्टिविटीज को पकड़ने के लिए, कायदे से ये अनरेगुलेटेड करने के लिए बैन बैन लगाने की एक्ट लाया गया है। तो अभी हमारे पास जो आगे वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड क्या है? हमारे पास जो लोन का बिजनेस करने के लिए जो तरीके हैं, अपने पास जो तरीके हैं वो, या तो आपके पास एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन हो, अपना एनबीएफसी होना चाहिए, या आप एनबीएफसी टेक ओवर कर लें किसी की एनबीएफसी पुरानी है। जो आप जैसे आज की डेट में जो स्केल बेस्ड गाइडलाइन 2022 में जो आई थी, उसके हिसाब से अगर आपको नई एनबीएफसी बनानी है तो 10 करोड़ रुपए का आपका एनओएफ होना चाहिए। अगर पुरानी एनबीएफसी अगर आपके पास है तो उनको एक ग्लाइडर पाथ दिया गया है कि 2025 तक उनको 5 करना था, 2027 तक उसको 10 करना था। तो 25 की डेडलाइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब 2027 में उनको सबको 10 करना है। तो अब तो टेक ओवर एक ऑप्शन बचता है, अगर जिसके पास 10 करोड़ रुपए एक साथ नहीं है। चूंकि आप नया रजिस्ट्रेशन जब लेने जाते हैं तो 10 करोड़ रुपए का आपको एक तरह से फिक्स डिपॉजिट करके जाना होता है। 1-1.5 साल तक का टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन नया लेने में। तो आप चाहें तो कोई कोई जो पुरानी एनबीएफसी वाले जो हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। कि 4 लोग मिलके एक अपना एनबीएफसी बना लिया, 2 लोग मिलके बना लिया, जिस हिसाब से अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। या फुल फ्लेज उनका 100% टेक ओवर में जाया जा सकता है। या एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन में तो ऑलवेज ओपन एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन का जो आरबीआई देता ही है। या दूसरा फिर एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन है तो उसके बाद को लेंडिंग में जा सकते हैं। को लेंडिंग एक्टिविटी क्या है? को लेंडिंग जब एनबीएफसी और बैंक में ही होती है, वो प्राइवेट लिमिटेड में या एलएसपीज में को लेंडिंग नहीं होती है। उसको एनबीएफसी कोलाबोरेशन बोलते हैं। यानी कि जो मैंने बताया था एलएसपी वाला जो मॉडल है, लोन सर्विस प्रोवाइडर वाला मास्टर सर्विस एग्रीमेंट जो बनता है, कि जो आरबीआई की जो आउटसोर्सिंग गाइडलाइन है उसके हिसाब से, और डिजिटल लेंडिंग जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, एक फिनटेक डिजिटल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के और एक डिजिटल इंटरफेस बना के, तब जो है एनबीएफसी कोलैबोरेशन वाला के तरीके से भी काम किया जा सकता है। तो इन नटसेल में अगर आप बोलेंगे तो आज की डेट में अगर आपको किसी को भी लोन का बिजनेस करना है तो केवल आपके पास 2 ही ऑप्शन है। एक तरह से, या तो आप फिनटेक लेंडिंग में जाएं, या फिर आपके पास एनबीएफसी का लाइसेंस होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो ये आज की डेट में वे फॉरवर्ड है लोन का बिजनेस के लिए। तो ये बुला एक्ट का मतलब ओवरऑल सार मैंने जो है बताया। बाकी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपस में कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो, या हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई आपको लगता है कि हम कुछ समझ सकते हैं तो। सर एक दो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए हुए हैं। अच्छा। तो एक क्वेश्चन मोदित अग्रवाल जी ने पूछा है, जी। सर एनबीएफसी में क्या लोन अगेंस्ट गोल्ड अलाउड है, एंड व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसी? हाँ, जैसे मैंने बताया कि नई वो नया एनबीएफसी अगर बनाना है तो आपको 10 करोड़ रुपए का एनओएफ नेट ओन फंड करके आपको आरबीआई पे जाना पड़ेगा, और तब नया लाइसेंस मिलेगा। नहीं तो या तो पुराना लाइसेंस आपके पास किसी का हो, या किसी के साथ आप कोई भी ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कोलोब्रेशन वाला। अब गोल्ड लोन आप एनबीएफसी में भी क्या होता है, एनबीएफसी में 2 तरीके की एनबीएफसी आज की डेट में अवेलेबल है जो आरबीआई के हिसाब से, टाइप 1 टाइप बी। टाइप 1 है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, जिसमें कि आपका विदाउट कस्टमर इंटरफेस, यानी कि इसमें कस्टमर का इंटरफेस नहीं होगा, और अपना पैसा होना चाहिए। यानी कि पब्लिक का पैसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक का पैसा मीन्स कि आपका कोई लोन, यानी कि आप अगर एफडी बना के अगर आप लोन ले लेते हैं तो वो पब्लिक मनी मानी जाती है, यानी कि वो बैंक का पैसा आ गया। अगर आपका अपना खुद का पैसा है और आप विदाउट कस्टमर इंटरफेस है, यानी कि कहीं पे आप लोन नहीं दे रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो खाली, तो आपको वो टाइप 1 एनबीएफसी में माना जाता है।
और उसके अलावा दूसरी टाइप बी एनबीएफसी, जिसको बोलते हैं आईसीसी कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। जो आईसीसी कैटेगरी का लाइसेंस है उसमें आप कोई भी लोन कर सकते हैं। आप गोल्ड लोन कर सकते हैं, व्हीकल लोन कर सकते हैं, पर्सनल लोन कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटी या लोन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी आईसीसी कैटेगरी में कर सकते हैं। अगर आपको हाउसिंग लोन करना है, जो हाउसिंग लोन के लिए हाउसिंग फाइनेंस बैंक से आपको वो लेना होता है, उसके लिए एचएफसी का लाइसेंस लेना होता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। उसका रिक्वायरमेंट अलग है। वो चूंकि उसमें क्या, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जो हाउसिंग हाउसिंग बोर्ड है वो सब्सिडी देता है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसकी 100 करोड़ का उसका एनओएफ का रिक्वायरमेंट है शायद। तो ये स्ट्रक्चर है। एक दूसरा क्वेश्चन आया हुआ सर, सेक्शन 8 कंपनी में माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस अलाउड है या नहीं? ये मतलब देखिए, सेक्शन सेक्शन 8 अगर देखा जाए तो अगर रूल की बात करेंगे आज की डेट में, तो डेफिनेटली आरबीआई ने अपने जो सेक्शन 45 में उसने आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस को एक्सक्लूड किया हुआ है। डेफिनेटली उसको आरबीआई का लाइसेंस नहीं चाहिए। कंपनी एक्ट से अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं माइक्रो फाइनेंस ऑब्जेक्टिव के साथ और माइक्रो फाइनेंस के साथ, तो कर सकते हैं। बट आज के डेट में मतलब वो एमसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाल रखा था, जिसमें कि वो अब माइक्रो फाइनेंस वर्ड के साथ अपना कंपनियां बनाता नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो मतलब लीगली देखा जाए अलाउड है, बट प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन और है, जो लोग एनबीएफसी निधि कंपनी नहीं बनाना चाहते वो स्मॉल फाइनेंस लोन कैसे दे सकते हैं जो बिल्कुल लीगल हो? तो मैंने जैसे बताया कि आपके पास जो तरीका है वो फिनटेक लेंडिंग का, डिजिटल लेंडिंग का या फिनटेक लेंडिंग का जो तरीका है ये है। या आप चाहें तो आप किसी एनबीएफसी के साथ जुड़ के उसका फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या डीएसए की तरह उसकी काम कर सकते हैं। मतलब इन लाइसेंस, टेक्निकली आपको लोन बांटना है तो आपको एनबीएफसी का लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। मतलब आपको चाहे आपका अपना हो या किसी दूसरे का हो, जिसके साथ आप पार्टनरशिप में, कोलोब्रेशन में, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट आपको लेकिन अगर स्ट्रक्चर वे में जाना है, जो सही तरीका है काम करने का, तो सही तरीका लोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी यानी कि एलएसपी कंपनी है। जैसे कि ये जितने जो इतने फिनटेक प्लेयर हैं, चाहे वो पेटीएम हो गया, या जितने जो भी प्लेयर आज की डेट में काम कर रहा है, लोन दे रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई एनबीएफसी है। वो एनबीएफसी पैसा देती है, वो लोन बांटते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन था जी। कि अभी जैसे जब से ये बिल आया तब से मार्केट में ये बड़ा फेमस हुआ कि जो लोग मनी लैंडिंग लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं वो आगे लोन्स नहीं दे पाएंगे, या बहुत सारे लोग, हम लोग जैसे बिजनेसेस में भी एक दूसरे को लोन्स देते रहते हैं। मतलब कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कई बार दे देता है, कोई कई बार फर्म्स एक दूसरे को दे देती है जो क्लीन एडवांसेस या लोन्स होते हैं। तो उनको लेके क्या मतलब इस बिल की वजह से इफेक्ट होगा? नहीं, इसमें देखे जाए दो चीजें हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है जिसको वो मतलब जैसे कि इसमें पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी की डिफिनेशन बताई गई है। तो उसमें पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी को डिफाइन कर दिया है कि अगर कोई भी फाइनेंस का काम या एडवांस अगर आपको देते हो, उसके अगर एवज में अगर आप ब्याज ले रहे हैं, यानी कि आप फाइनेंस का काम एज ए बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको मनी लेंडिंग का लाइसेंस या सॉरी डिजिटल लेंडिंग या जो भी बोलो, या लेंडिंग का रेगुलेटेड एंटिटी के अंतर्गत आपको आना चाहिए। परंतु एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसको प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया बोलते हैं। तो जो आरबीआई 90 में लेके आया था, इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आपकी 50% इनकम अगर आपकी फाइनेंस एक्टिविटी से मतलब आ रही है 50% ज्यादा, या आपकी एसेट जो है फाइन जो 50% ज्यादा है, फाइनेंशियल एसेट अगर आपका ज्यादा है, तब आपको एनबीएफसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जिसके पास लोकल लेंडिंग लाइसेंस है मनी लेंडिंग का, जिसका पुराना वाला लाइसेंस है, अगर रिन्यूअल के टाइम तक वो पूरा वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बुला में भी लिखा गया है वो। हाँ, अगर जो है वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद रिन्यूअल कराने जाएंगे हम, तो रिन्यू नहीं कर रहा है, मतलब लोकल अथॉरिटी रिन्यू नहीं कर रही है आज की डेट में। मतलब अगर यूपी और इधर की बात करेंगे तो साउथ में डेफिनेटली जो है कर रहे हैं। जैसे अभी मतलब अगर उसमें कर्नाटका कर्नाटका में देखोगे तो वो एक उन्होंने तो पूरा ऑर्डिनेंस पास कर दिया माइक्रो माइक्रो फाइनेंस को रोकने के लिए, जो ये इसके लिए। तो वहां पे भी जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है ये करना। और अगर आप देखोगे कि वो तो बताया ना कि अगर रिलेटिव को दे रहे हो पैसा आप,
और रिलेटिव को दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव से बाहर किसी को भी पैसा दे रहे हो आप, अब ब्याज ले रहे हो आप, और अगर जी। आप, अब मेन बिजनेस आपका वो बन गया है। अब आप अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो और किसी को एडवांस दे दिया, बट लेकिन ये कि ब्याज नहीं लेना है वहाँ पे, एडवांस दे दिया, एडवांस से पैसे ले लिए, वो दैट डिफरेंट थिंग, बट अगर ब्याज ले रहे हो आप तब वो लर्निंग एक्टिविटी में आ जाएगा। क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस की बुक्स में अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स से हैं या नॉन रिलेटिव से हैं। तो वो जो नॉन रिलेटिव से है वो क्या वापस करने पड़ेंगे सारे? नहीं मतलब देखिए, वो क्या है कि आपने एक तरह से देखा जाए, आप बिजनेस करते हुए आप सब्सिडी मतलब एक तरह से एंसिलरी या एक तरह से टेम्परेरी आपने ले रखा है, वो तब कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्केल पे ये काम हो रहा है आपका, जैसे कि आपने, अब जैसे इसीलिए इसीलिए अगर आप देखोगे तो जितनी जितनी बड़े ग्रुप्स हैं, अगर 150 करोड़ का कोई भी ग्रुप हो जाता है, उसके बाद एक एनबीएफसी होती है वो पैसा घुमाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेशन है कि आप 60% से ज्यादा आप नहीं दे सकते, किसी को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते या लोन नहीं दे सकते हो, अगर आप अपनी नेटवर्थ का, जो कंपनी एक्ट में लिखा है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कहीं आप एक तरह से होल्डिंग कंपनी के रूप में नहीं एक्ट कर सकते, यानी कि अपना पैसा आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, तब आपको लिए टाइप 1 का लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला लाइसेंस हो गया वो लेना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के अगर आप 50% एक्टिविटी आपकी अगर फाइनेंस एक्टिविटी फाइनेंस बिजनेस से नहीं आ रहा है, तब आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50% से ऊपर रेवेन्यू आपका फाइनेंस, आप काम कर रहे हो ट्रेडिंग का, बट ये ट्रेडिंग से आपका 10 लाख का इनकम है, और आपने वो पैसा दे के आपने 20 लाख की इनकम कमाई है अगर, तब आपको डेफिनेटली एनबीएफसी का लाइसेंस लेना होगा। अगर किसी और की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आई होप कि इसका किसी और की कोई क्वेरी नहीं है सर। ने तो विशाल का आया था, हाथ टूटा था। अच्छा, विशाल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। यस यस। सर जैसे अभी तो हमारे मतलब साथी ने अभी जो बात पूछी थी, वही एक क्वेश्चन था दिमाग में कि हम नॉर्मल कोर्स में जो अगर हम लोग किसी को भी अगर फाइनेंस कर रहे हैं तो बिजनेस में उधार तो देना कोई मना नहीं होता है। बस आपने ये क्लियर करा अभी कि अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अब उसमें हमारे को ऊपर ये बैन है डायरेक्टली कि अगर हमारी बिजनेस से अगर मेन अगर हमारा बिजनेस है तो मनी लेंडिंग का हम लोग ऐसे अब नहीं कर सकते। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये था कि भाई ठीक है, लाइसेंस वाली बात जो था सर, क्योंकि रिन्यूअल का तो बात ही खत्म हो गया जब उन्होंने एक्ट खत्म कर दिया। यूपी में 1976 में ये मनी लैंडिंग एक्ट था। जब उन्होंने एक्ट खत्म कर दिया तो रिन्यूअल का या जिनका अभी अगर बचा भी है पीरियड, तो वो तो एक तरीके से बेकार ही हो गया। यस तो यस। लेकिन लोग कर अभी भी रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली खत्म नहीं हो पा रहा है वो। नहीं वो तो एक दिन बाद वो, उसका सब में एक्सपायरी की डेट होती है, मतलब लाइसेंस जो इशू हुआ सब में एक्सपायरी डेट लिखा ही होगा, तो वो एक्सपायरी होने के बाद तो टेक्निकली इनवैलिड ही है। और वैसे भी उसका क्या है कि वो पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकता है, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिलता था ना लाइसेंस वाला जो मनी लेंडिंग का। और यूपी में तो स्पेशली योगी जी ने तो स्पेशली बैन ही कर दिया था ना, मतलब बैन ही कर दिया कायदे से, नया तो दे ही नहीं रहे। हाँ जी, नया तो दे नहीं रहे, मतलब एक्ट को ही उन्होंने वो कर दिया कि हम उसको खत्म कर दिया, उसको नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने। तो हाँ अगर तो, जिनका लाइसेंस अभी 1-2 साल बचा भी है उनकी वैलिडिटी, तो वो भी आज की डेट में बेकार है। हाँ टेक्निक सही बात है, अगर मतलब वो एक्ट या एबॉलिश हो गया तो एक्ट उसका कोई मतलब नहीं लाइसेंस का। जी सर। और सेकंड थिंग सर, अगर मान लीजिए फिर भी मैं नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को दे रहा हूँ और अपनी बुक्स में एंट्री में अगर इंटरेस्ट की इनकम ले रहा हूँ, तो आपके हिसाब से वो मना है? हमें इंटरेस्ट नहीं उसमें लेना है, अगर नंबर 2 में लेना है तो ले लें भले ही हम अलग से, लेकिन बुक्स में केवल हम उसको चेक से ही एंट्री दें और वो लें, अदरवाइज ये नहीं। ये पब्लिक लर्निंग एक्टिविटी डिफाइन करी गई है इसमें बुला में, मतलब अभी आया नहीं है एक्ट, लेकिन जब आ जाएगा तो इसमें पब्लिक लर्निंग जी। एक्टिविटी डिफाइन करी गई है। इसमें कहा गया है कि एनी बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग वेदर बाय मेकिंग लोन और एडवांस और अदरवाइज ऑफ एनी एक्टिविटी अदर देन ओन्स, मतलब अपनी अगर एक्टिविटी अलग बात है, अपना खुद का कुछ है, और एट इंटरेस्ट, कैश और काइंड, तो ये सब कवर हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी आप एडवांस दिखा के अगर उसके खिलाफ में पैसा ले ले रहे हो, यानी ब्याज ले ले रहे हो, और वो फाइनेंस का बिजनेस के रूप में, यानी कि मतलब आपका मेन बिजनेस अगर वो हो गया है, तब डेफिनेटली अगर आपने, लेकिन हाँ, आप जनरल बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी से पैसे ले लिए, किसी को थोड़े पैसे प्रॉफिट के रूप में दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग कर ली, आप कमीशन इनकम बुक करो ना, ब्याज की इनकम क्यों बुक करना है।
या ब्याज का खर्चा क्यों बुक करना है? मतलब आप अगर आप देखोगे तो ब्याज का और कमीशन का दोनों का टीडीएस का रेट आज की डेट में एक हो गया है। 2% का रेट है। तो आप कमीशन इनकम करिए अगर आप छोटा मोटा करना है। नहीं सर, मतलब कमीशन का मतलब नेचर कैसे बनेगा? सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। मतलब मैंने अगर आपको 5 लाख रुपए दे दिए तो कमीशन किस बात का बनेगा? मेरा इंटरेस्ट ही बना एक तरीके से। नहीं, इंटरेस्ट तो आप ले ही नहीं सकते ना। मतलब मैं एक तरह से वो बोल रहा हूँ कि अगर आपको करना भी है, किसी को पैसा देना है, किसी के एवज में अगर पैसा देना है किसी चीज के, तो वो टेक्निकली आपके लिए जी। उसने मतलब एक तरह से सेल्स के रूप में आपके सेल्स में हेल्प करी ना। उसने आपको उसने एडवांस दिया, तो आपके माल खरीदा आपसे उसने। यही तो किया होगा। अगर उसने आपको पैसे दिए तो आपको या तो माल खरीदेगा आपसे या तो आपसे सर्विस लेगा, दो ही काम करेगा। तो उसके लिए आपने आपकी सेल बढ़ी तो उसके लिए आप उसको कुछ पैसा दे सकते हैं कमीशन के रूप में। अगर आप उसको ब्याज दे रहे हैं उस पैसे का, तो देन डेफिनेटली इट्स लर्निंग एक्टिविटी। मतलब मैं तो लेने की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, मैं मनी लेंडर ही हूँ, और मैंने अपना पैसा दिया जैसे मैं पहले देता था। अब मैंने बाई चेक उसको पैसा दे दिया और 6 महीने बाद वापस ले लिया, और 6 महीने का इंटरेस्ट मैंने ले लिया बुक्स में। भाई देखो, बस। आप देखो मैंने बताया सिंपल कि पीबीसी क्राइटेरिया, प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, अगर आपका मैच हो गया, यानी कि अगर 50% से ज्यादा इनकम उधर से आ रही है ब्याज से, या आपकी 50% एसेट आपकी ब्याज वो फाइनेंशियल एसेट है, लोन खड़ा हुआ है, तब आपको एनबीएफसी, मतलब एनबीएफसी या रेगुलेटेड बनना पड़ेगा। जी। अगर आप पचास और परसेंट सर, कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराने सर जो मनी लेंडर्स हैं उनके पास आज भी सर गांठें खड़ी हुई हैं, बहुत सारी लोग अभी छुड़ाने नहीं आए हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो तो जब तक उनके पास लाइसेंस है। देखो, एनबीएफसी में भी क्या है कि एनबीएफसी का लाइसेंस जब कैंसिल होता है तो कलेक्शन का राइट आपके पास होता है, आप नया नहीं दे सकते। मतलब जी। अगर आपने एनबीएफसी का लाइसेंस आपका सरेंडर वो आरबीआई कैंसिल करता है, तो आप नया नहीं दे सकते लोन, बट लेकिन पुराना जो आपने दिया वो तो वसूल ही सकते हो ना, वो तो आप ले ही सकते हो। तो जितना भी मनी लेंडर हैं, अगर उनकी खड़ी हुई है आउटस्टैंडिंग, तो दे कैन मतलब यूज दैट लाइसेंस। अपना बैंक अकाउंट जो भी है वो तब तक यूज कर सकते हैं जब तक वो पैसा आ नहीं जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ लेकिन नया लोन नहीं दे सकते। जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर। तो सर एक सवाल था मेरा जी एफिलिएटिंग से रिलेटेड। हेलो। जी जी, बताइए बताइए बताइए। जो ऑफसेटिंग से रिलेटेड था कि अगर मेरी एफएलडीजी जो है, सो क्या नॉर्मली 5% आरबीआई ने मैक्सिमम अलाउड किया हुआ है। अब मान लो कोई डिफॉल्ट हो जाता है, एग्जी बैंक के हिसाब से 5% की एफएलडीजी की रिक्वायरमेंट थी। अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो मेरी जो लोन की आउटस्टैंडिंग वैल्यू है वो ऑफसेट एफएलडीजी होके 95 पे दिखाएंगे, या फिर 100 पे ही दिखाएंगे और नीचे 5% अलग से एडजस्ट हो रहा होगा, या कोई अलग ट्रीटमेंट है तो कैसे क्या है एग्जैक्टली नहीं, आप जो नया अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था जो एफएलडीजी वाली गाइडलाइन में फिर से रिवाइज हुई थी, तो उसमें आप जो जैसे 5% अगर उसने दिया है, तो अगर आपका एनपीए हो गया तो फिर आपको रिफिल करना पड़ेगा उसको। जो एलएसपी है उसको फिर से रिफिल करना पड़ेगा, सेम जितना आपका शॉर्टफॉल हुआ है। नहीं, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरे को ऑफसाइड करके दिखाना है या क्या करना है। पहला तो क्वेश्चन यही है, कस्टमर का अमाउंट कितना दिखेगा आउटस्टैंडिंग, 95 दिखेगा या 100 दिखेगा? नहीं, कस्टमर का तो पूरा दिखेगा। अच्छा, तो कस्टमर का नीचे तो पूरा बैलेंस दिखेगा शीट ना। में कैसे दिखेगा ये चीज? वो तो एक प्रोविजन में दिखाएंगे ना आपको एफएलडीजी के, वो उसमें एनपीए का जो प्रोविजन होगा वहां पे एनपीए का प्रोविजन जो होगा वहां पे आप उसको कम कर लोगे उतना जितना आपने एफएलडीजी लिया हुआ है। अच्छा, तो ऑफसाइड नहीं होगा, मेरा लाइबिलिटी में एक एफएलडीजी का But अमाउंट खड़ा ही रहेगा। नहीं, आपका वो तो डेफिनेटली वो आपका जो लोन जो रिकवरी है आपकी वो तो पूरी रहेगी आपकी, आप प्रोविजनिंग के थ्रू सारा ये एडजस्टमेंट करोगे, अगर अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो। ठीक है। और जो 5% की रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि मेरी 90 ये मतलब 5% जो है एफएलडीजी के एग्रीमेंट में, जो मेरा एग्रीमेंट है एलएसपी का, उसके साथ लिखा हुआ है कि मेरे 5% हर महीने रिप्लेनिशमेंट होगी। अब 5% जो है, मान लो अगर मेरे 5 लोन 100 100 रुपए के खड़े हैं, 500 रुपए के, सो 5% जो मेरा एफएलडीजी रिप्लेनिश होगा वो 25 पे खड़ा रहेगा, या फिर क्योंकि मेरे ऑफसेटिंग हो गई है तो अब मेरे पास एक लोन अगर एनपीए हो गया है तो मेरे पास 495 का बैलेंस शीट लेवल पे दिख रहा है नंबर, एक लोन एनपीए हो गया जिसके कारण ऑफसेट हो गया है।
तो 495 पे मेरा 5% बनेगा। नहीं, आप देखिए, जैसे मतलब जिस जिस महीने में आपने 100 रुपए का लोन दिया, उसमें 5% आपने एफएलडीजी दे दिया। अब इस महीने का हिसाब हो गया, अगले महीने अगर फिर से आप जो नया लोन बटेगा, उसका 5% एफएलडीजी फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब वो आप जो नई वाली गाइडलाइन आई है ना, नया वाला अभी जो एक समझे तो 6 8 महीने पहले आई थी, जो रिवाइज हुई थी डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन, वो 22 वाली, तो उसमें ये पूरा इलस्ट्रेशन बताया गया है, एग्जाम्पल देके बताया है। और सर जो ये एफएलडीजी की जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, अंदाजन बताएंगे कब तक आई, कब आई थी? मेरे को एग्जैक्ट रीड लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 6 महीने, 6 या 3, 6 महीने, विदिन विदिन 6 मंथ ही है। अच्छा, तो जो ये अपने पुराने लोन्स हैं जो इसके पहले एग्जिस्ट करते थे, उन पे क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका? नहीं यार, देखो आरबीआई के हिसाब से जो करंट का गाइडलाइन है वही इफेक्टिव होगा। वो अच्छा। इनकम इनकम टैक्स की तरह नहीं चलता ये, मतलब आरबीआई आरबीआई तो जो लेटेस्ट जो, इसीलिए क्या करता है, मास्टर सर्कुलर रिवाइज करता है ना वो। अगर नहीं। आप, तो मास्टर सर्कुलर रिवाइज, इसका मतलब कि जो आज की डेट में जो आ गया वही प्रेविलेंट है, यानी कि वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाएगी। ये चूंकि ये रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, नॉट कि वो टैक्सेशन या अथॉरिटेटिव नहीं है। सर अच्छा, जैसे पुरानी एफएलडीजी मेरी एग्रीमेंट के हिसाब से 20% का एफएलडीजी अमाउंट था फॉर एग्जांपल, अब 5% की मैक्सिमम कैपिंग है, तो क्या एग्रीमेंट्स अमेंड होंगे, क्या होगा एग्जैक्टली इस यस, सिचुएशन? एग्रीमेंट एग्रीमेंट आपको एग्रीमेंट अपनी पॉलिसी सब कुछ जो लेटेस्ट गाइडलाइन आती है उसके हिसाब से ट्यून करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो एफएलडीजी में मेरा अमाउंट जो है वो डाउन हो जाएगा इस हिसाब से फिर? यस यस, हाँ, मतलब वो अलग बात है कि जो कंपनियां हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उनका एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट होता है, तो वो अलग बात हो गया जो, बट लेकिन ये हाँ, आरबीआई के हिसाब से मैक्सिमम 5% अलाउड है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। किसी और की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। आई थिंक किसी और की कोई क्वेरी नहीं है, तो सर बाइंड अप करते हैं फिर। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं 1000x की तरफ से सीए मनीष मिश्रा जी का बहुत ही तहे दिल से थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और एक बहुत ही वंडरफुल इंसाइटफुल सेशन आपने आज लिया सर। आई होप कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पे रहे उन्होंने बहुत कुछ आज समझा होगा, सीखा होगा, और हम आपके संग सर और ऐसे ही कुछ सेशंस आगे भी करते रहेंगे। तो आई होप कि आप हमारे को अपनी कंसेंट देते रहेंगे और इस सेशंस लेते रहेंगे। नहीं नहीं, तो धन्यवाद आपका पवन जी, मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आया, और ये जब इंटरेक्टिव होता है ना तो ज़्यादा मतलब एक मतलब और ज़्यादा निकल के कुछ आता है उसमें से, तो बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। थैंक और यू। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन। तो फिर किसी सेशन में मिलते हैं।